आज हम क्लास 9 के केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। दिस चैप्टर इज द बेस ऑफ केमिस्ट्री। इसीलिए इस चैप्टर को ठीक से पढ़ना, समझकर पढ़ना बहुत आवश्यक है ताकि हमें आगे केमिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। एंड these are the 5 topics which are given in this chapter: description of atoms and molecules, writing of formula of ionic compound, and finding of molecular mass, mole concept, laws of chemical combination, and Dalton atomic theory. तो ये सारे टॉपिक्स हैं। आज मैं सबसे पहले डिस्क्रिप्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बताऊंगा और उससे भी पहले एटम को डिफाइन करूंगा। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। सपोज अगर हमारे पास ये कागज का टुकड़ा है, इसको हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया, इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड करते जाएं तो एक ऐसा स्टेज आएगा जब यह डिविजिबल नहीं रहेगा, यह डिवाइड नहीं हो पाएगा। डाल्टन ने उसी स्टेज को, मैटर के उसी स्टेज को एटम कहा था। एटम मीन्स इनडिविजिबल विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। लेकिन अब जैसा कि हम जानते हैं कि एटम्स डिविजिबल माने गए हैं और इसके 3 पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अदर पार्टिकल्स भी इसके हैं, न्यूट्रिनो, मेसॉन, जो हायर क्लास में पढ़ाए जाएंगे। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, मीन्स न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। इन बातों को हमें समझना है और सबसे पहले हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको समझना है। मैं पहले इसे बताऊंगा कि हाउ कैन वी रिप्रेजेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। जब हम Na लिखते हैं तो ये सोडियम के एलिमेंट को बताता है। एलिमेंट को सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जब क्लोरीन लिखते हैं तो क्लोरीन के ये एलिमेंट को बताता है। तो सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ ये एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। सिंबल्स represents element as well as their atom। मतलब कि Na जब हम लिखते हैं तो यह तो एक सोडियम के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही ये सोडियम के एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। जब हम Cl लिखते हैं तो ये क्लोरीन के एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, साथ ही ये क्लोरीन के एटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। और ग्रुप ऑफ एटम बॉन्डेड केमिकली इज नोन एज मॉलिक्यूल। तो ये CO2 एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही CO2 एक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट करता है। H2O वाटर को रिप्रेजेंट करता है, वाटर के कंपाउंड को और वाटर के मॉलिक्यूल को। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट्स एलिमेंट as well as atom, and compound represents formula, and these are known as formula. Formula represents compound as well as
मॉलिक्यूल। ये फॉर्मूला है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है और वो मॉलिक्यूल को भी रिप्रेजेंट करता है। सिंबल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और वह एटम को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस बात को हमें समझना है। All the elements are put in the periodic table in the increasing order of their atomic number। सारे एलिमेंट पेरियोडिक टेबल में इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखे गए हैं। जैसे है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ही सारे एलिमेंट तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर रखे गए हैं। जैसे सोडियम 11 नंबर पे है, सोडियम 11 नंबर पे है, तो इसका क्या मतलब होता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11 बिकॉज इट इज प्लेस्ड एट द नंबर ऑफ 11 in the periodic table, therefore is atomic number of sodium is 11। इसका इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये भी 11 है। ये सारे 11 हैं। अगर सोडियम 11 नंबर पर है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, इलेक्ट्रॉन भी उसमें 11 है, प्रोटॉन भी उसमें 11 है। अगर क्लोरीन 17 नंबर पे है तो इसका मतलब है कि एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है। ये इसका मतलब होता है। अगर ऑक्सीजन 8 नंबर पे है तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है। ये इसका मीनिंग होता है, इसे हमें समझना है। फिर हमने अभी देखा कि सोडियम जो एटम है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, ये अभी हमने देखा। तो 11 नंबर पर अगर सोडियम है तो 11 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, और ये अरेंज्ड जो हैं डिफरेंट ऑर्बिट में अरेंज्ड रहते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर ही रहता है और डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 11 जो सोडियम है, सोडियम के जो 11 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे अरेंज्ड है 2 8 1। फर्स्ट सेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1। या क्लोरीन को हमने देखा 17 इलेक्ट्रॉन हैं इसके अंदर, तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड हैं 2 8 7 ऐसे अरेंज्ड हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड हैं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज्ड हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। हम अगले चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। अभी हमने देखा कि सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन
के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट जो करता है वह अपने एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए, ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, वन एलिमेंट रिएक्ट्स विद another element to obtain 8 electrons in the outermost shell of their atom। अपने एटम के outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए ही एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम क्लोरीन से अगर रिएक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इसको दे देगा। तो अब सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, पहले सोडियम के पास जो इलेक्ट्रॉन था वो 11 था, मतलब कि -11 यूनिट का चार्ज था इलेक्ट्रॉन की वजह से, और इसमें प्रोटॉन भी 11 था। तो इस पर टोटल चार्ज 0, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, दोनों का नंबर हमेशा एटम में इक्वल होता है, तो टोटल चार्ज 0। देयरफॉर एटम इज न्यूट्रल, एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। ऑल द एटम्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बट they are oppositively charged. Electrons are negatively charged and protons are positively charged. Therefore, charged, all our charge on the atom is 0. So atom is neutral. Atom इसीलिए न्यूट्रल होते हैं। तो ये तो सोडियम का एटम न्यूट्रल है। क्लोरीन है, तो क्लोरीन में हमने देखा कि -17 यूनिट का चार्ज है और +17 यूनिट का चार्ज है प्रोटॉन की वजह से, -17 यूनिट का चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से, और टोटल चार्ज 0। देयरफॉर एटम ऑफ क्लोरीन इज न्यूट्रल। लेकिन अब क्या हो गए कि सोडियम ने इसको एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, तो सोडियम के पास अब कितने -10 यूनिट का चार्ज ही रह गया, क्योंकि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन ही अब रह गए। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल कर इस पर चला आया, तो अब 8 + 2 10 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होता है, एटम के न्यूक्लियस से प्रोटॉन नहीं निकलता है, वो बम्बारिंग से निकलता है। वो अभी न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसमें +11 यूनिट का चार्ज प्रोटॉन की वजह से है। तब तो अब ये +1 यूनिट का चार्ज आ गया, सोडियम के ऊपर +1 यूनिट का चार्ज आ गया। और क्लोरीन में क्या हुआ, क्लोरीन में -17 यूनिट का चार्ज था, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें और आ गया, तो -18 यूनिट का चार्ज हो गया अब इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन प्रोटॉन तो हमेशा इसमें 17 ही रहेगा, तो 17 की वजह से +17 यूनिट का चार्ज है, तो टोटल चार्ज इस पर अब -1 यूनिट का चार्ज आ गया। तो तब तो अब यह सोडियम और क्लोरीन चार्ज्ड पार्टिकल हो गए। एंड चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज नोन एज आयन। आयन किसको कहते हैं, आयन चार्ज्ड एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ये चार्ज्ड एटम हो गया। अब हम ये Na पर ऐसे चार्ज दिखाएंगे Na+, या क्लोरीन को ऐसे दिखाएंगे Cl-, क्योंकि ये चार्ज्ड पार्टिकल हो गए। अब ये Na+, ये +1 का चार्ज है, Cl पर चार्ज है चार्ज है -1 यूनिट का, तो ये चार्ज्ड एटम अब इसको आयन कहते हैं। ये अब एटम नहीं रहे, ये अब आयन बन गए, ये आयन हो गए। तो आयन या ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं, जैसे SO4 है, SO4 पर -2 यूनिट का चार्ज होता है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है, सल्फर और ऑक्सीजन का ग्रुप है, लेकिन ये एटम की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि इसका वैलेंसी होता है, तो ये ग्रुप ऑफ एटम है। आयन किसको कहते हैं हमने देखा। साथ ही क्या होगा, ये NaCl अब फॉर्म किया है, ये फॉर्म कौन सा एलिमेंट किया, NaCl।
और ये दोनों क्या है, NaCl में Na और Cl दोनों हैं चार्ज्ड पार्टिकल, मतलब आयन से बने हुए ये कंपाउंड है। हमने बताया कि NaCl कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कंपाउंड हैं, ये जो मॉलिक्यूल हैं NaCl, तो ये किससे बने हुए हैं, चार्ज पार्टिकल से। तो इसको आयनिक कंपाउंड हम कहते हैं। इसीलिए आयनिक कंपाउंड कहते हैं किसको, द कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन। NaCl एक आयन से, और भी कंपाउंड बनते हैं, CaCl2 है, ये आयनिक कंपाउंड है। ये बहुत सारे कंपाउंड हैं जो आयनिक कंपाउंड है, जो आयन से बने होते हैं। आयनिक कंपाउंड किसको कहते हैं, कंपाउंड मेड अप ऑफ आयन, आयनिक कंपाउंड कहते हैं। साथ ही ये क्या है, बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं, कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट। तो NaCl सिर्फ 2 एलिमेंट Na और Cl से बना हुआ है, तो ये बाइनरी कंपाउंड भी है। दूसरा कंपाउंड भी बाइनरी कंपाउंड हो सकता है, जैसे CaO, ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो ये बाइनरी कंपाउंड है। 2 एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड कहलाएगा। द कंपाउंड मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट इज नोन एज बाइनरी कंपाउंड। तो ये हमने देखा आयन क्या होता है, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं। साथ ही क्या हुआ कि इसमें Na क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इसे दिया और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये एक दूसरे से कंबाइन हो गया। तो इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, जिसको वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। ये इसकी वैलेंसी ये हुआ। तो ये सारे टर्म्स हैं जिसे हमें समझना है। अब है कि हमने देखा Cl एक एटम है, Cl तो एक एटम है, और ये एटम बन गया आयन। ये एटम ऐसे मॉलिक्यूल भी बन सकता है। Cl2 जब 2 एटम मिल जाएंगे क्लोरीन के, तो ये मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर इस Cl एटम में से एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा इस पर, तो ये आयन बन जाएंगे। तो ये क्लोरीन के आयन हैं, ये मॉलिक्यूल है। तो सारे आयन एटम, जैसे ऑक्सीजन एटम है और ये आयन बनाएगा 2-, ये मॉलिक्यूल बनाएगा O2। ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन का आयन है, ये एटम है। तो एटम कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, ions and molecules, and these ions and molecules aggregate in large number to form matter। ये एटम 2 फॉर्म में होते हैं, या तो आयन के फॉर्म में होते हैं या फिर मॉलिक्यूल के फॉर्म में होते हैं। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस P4 होता है, तो इसमें 4 एटम से ये मिल करके बना हुआ है, तो इसकी एटॉमिसिटी उसको कहते हैं, जितने एटम उसमें होते हैं। The number of atoms present in a molecule is known as atomicity. Atomicity of oxygen is 2, atomicity of ozone is 3। ये फास्फोरस का एटॉमिसिटी 4 है, क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल 4 एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो ये हमने देखा कि एटम आयन और मॉलिक्यूल के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। और इसमें मॉलिक्यूल एलिमेंट के मॉलिक्यूल, जैसे उसको कहते हैं, ये क्लोरीन का तो एटम है और ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, तो ये एलिमेंट का ये मॉलिक्यूल है। या फिर H2O
ये क्या है, या HCl, HCl तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। फिर इसमें एक चीज जाना है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होते हैं, इसको अब यूनिफाइड मास कहते हैं। ये कार्बन दो टाइप का होता है, एक कार्बन जिसका मास होता है कितना 12U, एक कार्बन जिसका मास होता है 14U। तो 12U वाला जो एटम होता है कार्बन का, उसका 12 पार्ट का मास एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड मास कहलाता है। ये 1 यूनिफाइड मास इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन 12 का जो मास है, ये कार्बन का एक के एटम का एक टाइप है। मतलब कार्बन के एटम के मास का 12th पार्ट का जो मास होता है वो उसी को यूनिफाइड मास कहते हैं। हम अगर इसको एक्सप्रेस करते हैं एटम को, तो इसमें मास में तो उसको केजी में या ग्राम में हम एक्सप्रेस करना उसको काफ़ी इनकन्वीनियंट होगा, क्योंकि एटम को हम अपने खुली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं, और उसका मास निकालेंगे तो ग्राम में या केजी में हम नहीं निकाल लेंगे, तो लेकिन कहने का मतलब कि इनकन्वीनियंट होगा। तो उसको हम इसीलिए ये यूनिफाइड मास एक तरीका है उसको एक्सप्रेस करने का। 1U इक्वल टू होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। जैसे सोडियम का मास अगर 23U है तो 23 इंटू इतना ग्राम, एक सोडियम का ये मास है, एक एटम सोडियम के एक एटम का मास। तो सोडियम के एक एटम का मास 1 यूनिफाइड मास से 23 टाइम्स ज्यादा है। जैसे ऑक्सीजन का मास 16U है एक एटम का, सोडियम के एक एटम का मास 16U है। इसका मतलब 1 यूनिफाइड मास से ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 टाइम्स ज्यादा है। ये होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास क्या होता है, कार्बन 12, 1 कार्बन 12 एटम का जो मास है उसका 12th पार्ट का जो मास है वही कहलाता है 1U। 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 मास ही होता है 1U, और 1U का ये वैल्यू होता है इतना